हेलो बच्चों। आप सभी का पवन की इतिहास की कक्षा में बहुत बहुत स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं आपकी इतिहास की पुस्तक विश्व इतिहास के कुछ विषय। आप लोग लगातार हमें सब्सक्राइब कर रहे हैं, उसके लिए धन्यवाद। और आपके अच्छे अच्छे कमेंट भी मिल रहे हैं, लाइक भी कर रहे हैं, तो धन्यवाद तो बनता ही है। चलिए, आपकी अध्याय नंबर 9 को हम पढ़ रहे हैं, संस्कृतियों का टकराव। और आप तक भाग छठा भी आने वाला है। और यदि आप ध्यान अगर जा रहा होगा तो इस सुंदर पिक्चर की तरफ देखेंगे तो ये दक्षिणी अमेरिका के पेरू जो देश है वहां से ये चित्र लिया गया है। और वहां भी ये जो सभ्यता जिसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं, इंका सभ्यता, ये इंका सभ्यता का प्राचीन जो है वो शहर था जिसका नाम था मांचू पिचू। तो भाई ये जो सभ्यता थी जिसमें आप देख सकते इतना सुंदर शहर बसा था, ऐसी जगह पर आज हमारा जो विषय वो काफ़ी रोचक होने वाला है। लेकिन भाई इससे पहले हमने दो और अमेरिका की सभ्यताओं के बारे में पढ़ा था, अरावाक सभ्यता और एंजेटिक सभ्यता। वहां से मैं कुछ रिक्त स्थान लेकर आया हूं। तो चलिए देखते हैं आपका ज्ञान कितने आपने अच्छे से पढ़ा समझा, उसकी थोड़ी सी जो है थोड़ा सा इम्तिहान ले लेते हैं। तो तैयार हो जाइए। ये हैं आपके 5 प्रश्न। पहला, अरावाक लोगों को कैरिब नामक एक खूंखार कबीले ने डैश से सहजता से खदेड़ दिया था। शायद ये बताने में चूक कर गया था। यदि किसी बच्चे ने पढ़ा होगा तो इसका जवाब मुझे जरूर मिलेगा। सही उत्तर है बिल्कुल सही, लघु एंटीलीज। याद होगा मैंने आपको बताया था कि जो अरावाक सभ्यता वो कहाँ फैली हुई थी, कहाँ फैली थी। ये था बहामा द्वीप समूह और ग्रेटर एंटिलीज और लेसर एंटिलीज, बृहत एंटिलीज और लघु एंटिलीज, ये 3 जो द्वीपों का समूह था वहीं पर ये फैली हुई थी। लेकिन याद रखना, लघु एंटिलीज से अरावाक लोगों को भगा दिया गया था। कहाँ? बृहत एंटिलीज की तरफ, बहामा द्वीप की तरफ जो है। और ये लोग कौन थे? कैरिब नामक एक खूंखार कबीला था, उसने इन्हें भगा दिया था। तो इसका मतलब अरावाक लोगों की जो सभ्यता थी वो कहाँ पर फली फूली? केवल लघु नहीं, बृहत एंटिलीज और बहामा द्वीप समूह में। तो लघु एंटिलीज वो जगह नहीं थी जहां अरावाक लोग जो है फले फूले, या सभ्यता वहां नहीं थी। तो दूसरी बात कर लेते हैं कि उनके डैश नामक झूले को देखकर यूरोपीय लोग दंग रह गए थे। झूले का नाम आपको याद होगा, मैंने कई बार उसका नाम भी बोला था, और वो झूले का नाम था हैमक झूला। फिर तीसरा आता है, एंजेटिक साम्राज्य उस समय डैश प्रांतों में विभाजित था। कितने प्रांत थे? याद होगा, 32। सही। चौथा है, मैक्सिको झील पर बनाए गए कृत्रिम टापू को चिनापा कहा जाता था। बिल्कुल सही, चिनाम्पा कहा जाता था, कृत्रिम टापू। और इस तरह से वो अपनी जो कम कृषि योग्य भूमि थी उसकी कमी को पूरा करते थे। पांचवा आता है, डैश देवता उनका प्रमुख देवता था। याद कीजिए, वो था सूर्य देवता। तो इस तरह से आपके 5 प्रश्नों के सही उत्तर जिनके मिले उन बच्चों ने बहुत अच्छे से जो है वो मुझे सुना था। चलिए बात कर लेते हैं छठा भाग। और ये मैंने कह दिया कि आज का जो आपका इंका सभ्यता उसके बारे में बड़े अच्छे से जान पाएंगे कि ये सभ्यता क्या थी। इस पिक्चर की तरह देखिए कितना सुंदर लग रहा है दृश्य। प्राकृतिक जो चीज़ें होती है ना वो सबसे खूबसूरत होती है। ये अलग बात है कि हमने उनको डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, ख़त्म कर रहे हैं। और याद रखना, ये जब ख़त्म हो जाएगा तो हम भी ख़त्म हो जाएंगे। तो ऐसा ना कीजिए, इसको और खूबसूरत बनाइए। बात कर लेते हैं इंका सभ्यता। इंका सभ्यता, ये जो सभ्यता मानचित्र देख लेंगे आप लोग जो है, ये सभ्यता यहाँ से पेरू से जो है वो चली थी। और इस सभ्यता को कहाँ तक पहुँचा दिया? इक्वाडोर तक, और दक्षिण में चिली तक जो है पहुँचा दिया गया था। किसके द्वारा? यही तो पढ़ना है भाई। इनका दक्षिणी अमेरिका, ये दक्षिणी अमेरिका का हिस्सा है जहाँ सबसे बड़ा देश आज आधुनिक जो दक्षिण अमेरिका की बात करते हैं। देखिए 2 महाद्वीप है ना, एक दक्षिणी अमेरिका और एक उत्तरी अमेरिका। तो भाई दक्षिण अमेरिका की ये पहली सभ्यता हम पढ़ रहे हैं जिसका नाम था इंका सभ्यता। तो इंका सभ्यता में अगर दक्षिण अमेरिका की बात कर रहे थे तो ब्राज़ील सबसे बड़ा जो देश है, जो मैं कहना चाह रहा था। अब आ जाता है, इस सभ्यता को मूल जो निवासी है वहाँ के रेड इंडियंस कहा था। किसने कहा था? आपको मालूम है ना, क्रिस्टोफर कोलंबस ने बहामा द्वीप समूह में जब ये पहुंचे थे तो वहाँ के लोगों को उसने रेड इंडियंस कहा था। और इस तरह से इन सभी को रेड इंडियंस कहा जाने लगा भविष्य में। रेड इंडियन क्यों कहा गया भाई? क्योंकि वो इंडिया की खोज के लिए निकला था और उसने सोचा भाई ये इंडिया आ गया, तो इस तरह से उसने रेड इंडियन का नाम दिया। हो गया जी। अब इसके बाद इसकी जो स्थापना की गई थी वो 12वीं शताब्दी में की गई थी। मैंको का पाक, याद रखना, राजा, पहले राजा हुए जिन्होंने
इस गौरवमयी सभ्यता को जो है वो चलाने में या उसका स्थापना करी थी वो 12वीं शताब्दी में, और इसकी राजधानी जो थी उसका नाम था कुज्को। याद रखना कुज्को, इसका मतलब कुज्को भी एक माचू पिचू की तरह बड़ा शहर था। यह 15वीं शताब्दी में अपने उच्चतम शिखर पर था। ये सभ्यता उच्चतम शिखर मतलब सबसे ज्यादा समृद्धि पर जो है उस समय थी, और उस समय जो शासक था उसका नाम था पंचकुटी शासक, 9वां शासक था पंचकुटी इंका। तो उसने अपने कार्य के द्वारा या अपनी बहादुरी के द्वारा जो है इस छोटे से साम्राज्य को कहां तक पहुंचा दिया, उत्तर में इक्वाडोर तक और दक्षिण में चिली तक जो है इस साम्राज्य का विस्तार किया। अब बात कर लेते हैं इसकी विशेषताएं, जैसे हम पढ़ते आए हैं। इनका सभ्यता की विशेषता ध्यान से जो समझ लेना है, सुन लेना है। सम्राट की स्थिति पढ़ लेते हैं। ये वैसे ही है जैसे हमने जो है अभी पिछले उस पार्ट में जो है अराबाग के बाद जो है एंजेटिक साम्राज्य के बारे में पढ़ा था, उसके साथ जो मैं थोड़ा थोड़ा आपको कंपेयर करता रहूंगा ताकि आप जब भी प्रश्न आए तो आपको समझ आए कि ये इंका है या एंजेटिक है। देखिए, पहला सम्राट की स्थिति, निरंकुश शक्तियां, बिल्कुल ठीक वैसे ही निरंकुश शक्तियां मतलब राजा पूरी तरह से शक्तिशाली था, सारी शक्तियां उसके हाथ में थी और प्रत्येक शब्द जो कहता था वो कानून होता था, तो उसे कहा जाता है निरंकुश शक्तियां। ठीक है, कोई अंकुश नहीं था राजा के ऊपर, वही सबसे बड़ा। फिर पृथ्वी पर उसे सूर्य देवता का पुत्र, याद रखना वहां पर कहा गया था सूर्य देवता, एंजेटिक में कहा गया सूर्य देवता का प्रतिनिधि, और यहां कहा गया सूर्य देवता का पुत्र। क्लियर हो गया। फिर खून का रिश्ता बनाए रखने के लिए देखिए एक और विशेषता है उस समय के समाज में कि खून का रिश्ता बनाए रखने के लिए जो राजा था उसकी जो प्रमुख रानी होती थी वो उसकी सगी बहन होती थी। और ऐसा क्यों करते थे? खून का रिश्ता बनाए रखने, उसकी शुद्धता बनाए रखने के लिए। अगर हम अपना इतिहास भी देखें, ज़्यादा नहीं कुछ 25 से 50 वर्ष जाएं तो हिमाचल में करूंगा तो हिमाचल में भी इस तरह की व्यवस्था आपको देखने को मिलेगी। और लेकिन सगी बहनों के साथ नहीं, ताए चाचे, और अभी भी कहीं कहीं आपको देखने मिलेगा इस तरह की व्यवस्था स्थापित है। तो ये सम्राट जो है इस तरह से विवाह करता था और उसे देवता की तरह, राजा को जो है देवता की तरह पूजा जाता था। याद रखना इस चीज को। जब उसकी मृत्यु हो जाती थी उसे दफनाया जाता था और उसके ऊपर एक मूर्ति स्थापित होती है, बड़ा मंदिर जो बनाया जाता, भव्य मंदिर बनाया जाता था और इस प्रकार से उसके देवता की तरह पूजा की जाती। क्यों भाई? क्योंकि वो किसका? सूर्य देवता जो सबसे बड़ा देवता था उसका पुत्र होता था। क्लियर हो गया? समझ आएगी बात? अब बात कर लेते हैं कि इस अताहु अल्पा की बात कर लेते हैं जो उन्होंने अपने शब्द में कहे थे कि मेरे साम्राज्य में मेरी इच्छा के बिना ना तो कोई पक्षी उड़ सकता है और ना ही कोई पत्ता हिल सकता और ना कोई पत्ता हिल सकता है। तो अताहु अल्पा ये वो थे जिनको फ्रांसिस्को पिंजारो ने खत्म कर दिया था। इसकी बात भी चर्चा करने वाले हैं आगे। अब दूसरा आता है प्रशासन। कैसा प्रशासन था? देखिए ये इंपॉर्टेंट है, ये बिल्कुल एंजेटिक से अलग है। कुशल प्रशासक, जो राजा थे वो कुशल प्रशासक थे, अच्छे शासक थे। प्रशासन का मुख्य उद्देश्य था लोक भलाई, लोगों की भलाई के लिए काम करना, ये इनका मुख्य उद्देश्य हुआ करता था राजा का। और जबकि एंजेटिक में इसके बिल्कुल विपरीत था, लोगों के ऊपर अत्याचार करना और जो नए विजित क्षेत्र थे उन पर अधिकार करने के पश्चात वहां से पकड़े गए सैनिकों या लोगों को बलि पर चढ़ा दिए जाना, ये प्रशासन था वहां का। लेकिन यहां पर क्या बोल रहा है भाई? कुशल प्रशासक थे और मुख्य उद्देश्य था लोगों की भलाई का काम करना। ये डिफरेंस है दोनों में। अधीन इसलिए क्योंकि इसलिए मैं बता रहा हूं ताकि आप इन दोनों को जब भी कोई प्रश्न आए तो कोई आपको ये क्लियर हो जाए कि मैं इनका के बारे में ही लिखूंगा, कहीं गलती से एंजेटिक के बारे में ना लिख दूं। अब आता है कि अधीन जो जितने भी प्रांत हुआ करते थे, प्रांतों में क्योंकि डिवाइड थे, तो प्रांतों का जो मुख्य होता था वो गवर्नर होता था। जो गवर्नर होता था वो अभिजात वर्ग से ही होता था प्राय। अभिजात मतलब जो राजा के वंशज होते थे, उन वंश से जो लोग होते थे उनमें से ही कोई जो है वो गवर्नर बनते थे। क्लियर हो गया? साम्राज्य में अनेक कबीले थे और इन कबीलों को जो वरिष्ठ सभा द्वारा जो है वो संचालित किया जाता था, है ना? वरिष्ठ सभा, ये पहले भी हमने पढ़ा था, जो कबीलों की जो वरिष्ठ सभा होती थी उसके द्वारा ही संचालित किया जाता था हर एक कार्य, और इनके सदस्यों के द्वारा ही लोकतांत्रिक व्यवस्था से कबीले का मुखिया भी चुना जाता था। इसी प्रकार की व्यवस्था थी। और वास्तव में इनका का जो प्रशासन था वो उच्चकोटि था। ये एक और चीज बता दूं कि राजा भी इसी तरह से चुनाव किया जाता था, कोई राजा का बेटा राजा नहीं बनता था। क्लियर हो गया? ये ठीक वैसा ही था जैसे एंजेटिक के बारे में हमने पढ़ा। फिर
आता है तीसरी व्यवस्था या विशेषता, वो है भवन निर्माण। बड़ा इंपॉर्टेंट है भवन निर्माण। देख सकते हैं आप लोग नीचे, ये मांचू पिचू का एक दृश्य है। कुज्जुको और जो मांचू पिचू जो इसके शहर थे उस समय, ये उस समय के सबसे उच्च कोटि के जो है उदाहरण है। यहाँ बने हुए मंदिर हो, चाहे वो भवन हो, महल हो या किले बने हो, ये उच्च कोटि के नमूने हैं। यहाँ जो पत्थर लगाए हैं, माना जाता है कि उनमें से कुछ एक जो पत्थर है वो 100 टन से भी अधिक हैं और उस जगह पे नहीं थे, उनको किसी दूसरी जगह से लाया गया था। तो एक 100 टन का पत्थर लेकर आना आज तो संभव है, लेकिन उस समय आदमी के द्वारा लाया जाना, तो सोच सकते हैं क्या इंजीनियरिंग रही होगी इन लोगों के द्वारा। विनाशकारी भूकंप आने पर भी ये जो याद रखना, ये जो पत्थर जो टिकाए गए हैं ना, ये किसी सीमेंट या गारे से नहीं टिकाए गए जैसा कि आजकल चलता है, आसानी से हो जाता है। सीमेंट लगाइए, एक पत्थर दूसरे के साथ ज्वाइंट हो जाता है। भाई यहाँ पर कोई सीमेंट नहीं लगाया गया, लेकिन कई भूकंप आने के कारण के बावजूद भी ये वैसे की वैसे ही टिके हैं। केवल इसकी जो घास फूस की जो छत हुआ करती होगी वो हट गई है, बाकी वैसा ही निर्माण वैसा का वैसा है। तो है ना एक अद्भुत बात। फिर इसके अलावा एक और कि पहाड़ों के मध्य जो ये जो मांचू पिचू बिल्कुल पहाड़ों के मध्य में स्थित, और यहाँ पर यहाँ तक पहुंचने के लिए सड़कें बनी थी, पुल बने थे, सुरंगें बनी थी। याद रखना, सुरंगें बनी थी, मैं सही बोल रहा हूँ इस चीज को। तो भाई उस समय सुरंगें बनाए जाना, सड़कें तो बन सकती है, सुरंगें बनाए जाना, पुलों का निर्माण किया जाना, ये अपने आप में एक इंजीनियरिंग का पता चलता है। कितने हाईली इंजीनियरिंग के जो लोग उस समय रहे होंगे। अगर आप देखेंगे यहाँ से दूर से, तो यहाँ पर एक छोटी सी टनल आपको नजर आ रही, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात थी उस समय, ये नमूना पेश होना इंजीनियरिंग का। तो इसका मतलब कितने अच्छे वो भवन निर्माता भी थे। फिर चौथा, इंका सभ्यता के बारे में पढ़ रहे हैं हम। चौथा था विभिन्न श्रेणियां, जो एनजेटेक में नहीं मिलता है देखने को। चौथा, विभिन्न श्रेणियां। ये समाज वैसा ही था जैसे जो हमने एंजेटेक में पढ़ा। सर्वोच्च स्थान, वहां अभिजात वर्ग था, यहाँ सर्वोच्च स्थान किसको प्राप्त था? सम्राट को। और दूसरा स्थान जो कुलीनों, पुरोहितों, शाही परिवार के सदस्य, सैनिक अधिकारियों और धनी व्यापारियों को प्राप्त था। सर्वोच्च स्थान में भी दो तरह के स्थान थे, एक सम्राट सबसे ऊपर और उससे नीचे क्या आते थे, जो कुलीन, पुरोहित, शाही परिवार के सदस्य। जबकि वहां पर क्या था, ये सभी एक ही किस में आते थे, अभिजात वर्ग में, लेकिन यहाँ पर स्थान प्राप्त था। फिर मध्य वर्ग में जो दूसरा स्थान प्राप्त था, या दूसरा जो वर्ग था वो मध्य वर्ग था, सैनिक, शिल्पियों, चिकित्सकों और अध्यापकों को ठीक उसी तरह से। और साधारण वर्ग से कौन से आते थे, किसान और दस्तकार। किसान और दस्तकार। और निम्न एक वर्ग था, चौथा वर्ग था, वो था दासों को प्राप्त था। क्लियर हो गया। ये चार तरह के जो वर्ग या श्रेणियां उस समय विभाजित थी। तो आप समझ सकते हैं ना, जो सबसे सर्वोच्च स्थान प्राप्त था वो महलों, बड़े बड़े भवनों में रहने वाले थे और हर प्रकार की सुविधा उनको मिलती थी। मध्य वर्ग भी किसी से अछूता नहीं था, उसके पास भी किसी चीज की कमी नहीं थी, सम्मान भी था समाज में उनका। लेकिन जैसे जैसे श्रेणियां नीचे नीचे जाती रहती हैं, वैसे वैसे निम्न स्थान में दासों को, जो युद्धबंदी होते थे उनको, दासों को, लेकिन इनके साथ वो व्यवहार नहीं होता था तो एंजेटेक साम्राज्य में होता, जब बलियों पर चढ़ा दिया जाना, ऐसे कार्य जो है नहीं होते थे। फिर आता है पांचवा, वह है स्त्रियों की स्थिति। वहां हमने पढ़ा था एंजेटेक में स्त्रियों की स्थिति बहुत समूचे तौर पर अच्छी थी। यहां भी पढ़ लेते हैं कि स्त्रियों की स्थिति अच्छी थी, उन्हें शिक्षा का अधिकार था। याद रखना, वहां भी शिक्षा का अधिकार था, पति चुनने का अधिकार था, ये नई चीज आ गई। पुरोहितों और दुकानदारी का काम कर सकती थी। विधवा विवाह की इजाजत थी। याद रखना, विधवा विवाह ये इजाजत थी। और बाल विवाह की प्रथा यहाँ पर प्रचलित नहीं थी, जैसा कि हिंदुस्तान में देखने को मिलता है। बाल विवाह नहीं थी प्रचलन में। ये स्त्रियों की स्थिति समूचे तौर पर बहुत अच्छी थी। फिर बात कर लेते हैं शिक्षा की। शिक्षा जो है वो वहां पर विशेष बल दिया जाता था, ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार से हमने पढ़ा एंजेटेक में। लड़कों को जो है वो सैनिक या कृषक बनाना हो, पुरोहित बनाना, उस तरह का प्रशिक्षण दिया जाता था। और लड़कियों को घरेलू कार्य और नैतिक शिक्षा के लिए जो है प्रशिक्षित किया जाता था। मौखिक शिक्षा का प्रचलन था। याद रखना, मौखिक शिक्षा का प्रचलन था। और कोई लेखन प्रणाली प्रचलित नहीं थी। लेखन प्रणाली प्रचलित नहीं थी। मौखिक तौर पर जो गुरु था आता था, बोलता था और बच्चे सुनते थे, और वही शिक्षा का प्रचलन आगे से आगे चलता रहता था। और एक और व्यवस्था वहां पर जो स्थापित थी, देखिए शिक्षा के क्षेत्र में, कि एक गणना जो की जाती थी, जिसे क्यूपू कहा जाता था, ये प्रणाली वहां पर जो है वो प्रचलित थी। क्यूपू, ये याद रखना पड़ेगा, कुछ एक शब्द है। देखिए ये कैसी व्यवस्था थी कि एक डंडा होता था
और उस डंडे के ऊपर जो है बहुत सारे रंगीन जो है वो धागे जो है वो गांठे मारकर लगा दिए जाते थे। इसका मतलब है हर एक जो कलर होता था, जो धागा होता था, वो किसी ना किसी चीज़ को जो है वो संकेत देता था। जैसे कि मैं उदाहरण दे दूं कि एक मान लिया रेड धागा लिया मैंने, और मान लिया कि जो रेड धागा है ये किसी गेहूं को, मान लीजिए कि गेहूं की बोरी को दर्शाता है, तो जितने मैंने गांठे वहां पे रेड की लगा दी, तो मतलब इतने गेहूं जो है वो कि बोरे जो है उसके पास हैं। तो इस प्रकार का हिसाब किताब जो है वो करते थे, जिसे क्यूपू कहा जाता है। हो गया। तो ये भी जो है उनका ही शिक्षा से संबंधित एक जो है वो प्रणाली थी। हो गया। अब सातवां चलता है। यस, यहाँ थोड़ा सा जो है मैं बता दूं कि जो इनकी जो प्रशासनिक भाषा थी वो क्विचुआ थी। शायद मैंने ये गलती से एंजेटेक सभ्यता में बता दिया था। वहाँ पर कोई भाषा का पता नहीं चलता कि वहाँ की क्या भाषा थी, लेकिन हाँ, ये इंका सभ्यता के लोगों की जो है जो प्रशासनिक भाषा थी, जिसे क्वेचुआ कहा जाता था। ये आपने करेक्शन जरूर कर लेनी है। अब बात कर लेते हैं सातवें पॉइंट की, वह है नैतिकता पर बल। नैतिकता पर बल ये इंपॉर्टेंट है, देखिए, क्योंकि राजा जो है जो कार्य कर रहा है वो लोगों की भलाई के लिए कर रहा है ना। तो नैतिकता है ना, राजा में ही नैतिकता शुरू हो जाती है, तो प्रजा नैतिक क्यों नहीं होगी भाई, है ना। तो तभी बोलता है इतिहास सीखने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन हम समझते तो सही, प्रत्येक पुरुष को एक तय सीमा के भीतर विवाह करना पड़ता था। सभी के लिए विवाह अनिवार्य था। जो विवाह नहीं करेगा भाई वो नियम तोड़ेगा, गलत करेगा, ताक झांक करेगा, जो नियमों के खिलाफ होगा। आप हंस रहे हैं ना, ये ऐसा होता है, ये उल्लंघन है। तो इसलिए जो क्या किया जाता भाई, सामूहिक तौर पर राजा उन सभी के विवाह कर देता था एक एज के बाद। जब उनकी एज अगर ज़्यादा हो गई तो सभी को इकट्ठा बिठाया जाता और विवाह कर दिया जाता था ज़बरदस्ती, ताकि वो जो विवाह संबंधी नियम है वो बने रहें और वो गलत काम ना करे। इसलिए जो है उसका विवाह कर दिया जाता था। लोगों को ईमानदारी और पवित्र जीवन जीने के लिए प्रोत्साहित किया जाता था। मैं फिर से वापस आना चाहता हूँ इसी लाइन पर, विवाह की। हिमाचल में या कहीं भी बात कर लेते हैं, बहुत सारे ऐसे अपराध इसलिए हो जाते हैं क्योंकि जो लोग आते हैं काम करने के लिए वो अपनी पत्नियों को साथ लेकर नहीं आते हैं। आप बोलेंगे सर क्या बोल रहे हैं, और मुझे बताना ज़रूरी है, मैं एक टीचर हूँ, मुझे बताना ज़रूरी है कि आपकी आंखें खुली रहें, इसलिए कि आप सचेत रहें। ऐसा होता है, वो लोग करते हैं अपराध। आप कहीं भी देख लिए, दिल्ली में जो हुआ वो भी आपके सामने है, हर जगह ऐसा होता है। तो बेहतर है जो समझा इन लोगों ने, इंका के लोगों ने, राजा ने खास तौर पर, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। ये तार्किकता है या समझ थी उन लोगों की, जिसके कारण नैतिकता बनी रही। लोगों को ईमानदारी और पवित्र जीवन जीने के लिए प्रोत्साहित किया जाता था कि तुम ईमानदार बनो। अभी सभी लोग ईमानदार बने ना तो स्वर्ग यहीं पे है ना, क्यों ढूंढने की आवश्यकता है मरने के बाद। तो पवित्र जीवन जीने के लिए जो है उनको प्रोत्साहित किया जाता था राजा की तरफ से, क्योंकि वो खुद भी उतना ही अच्छा जीवन व्यतीत करता था। ये ऊपर से नीचे की तरफ शुरू होता है। आठवां था विभिन्न व्यवसाय। विभिन्न व्यवसाय वहां भी पढ़ा था व्यवसाय का, लेकिन मुख्य जो व्यवसाय था वो कृषि था। यहां भी वही बात कर रहे हैं, अलग अलग व्यवसाय थे लेकिन कृषि उनका मुख्य व्यवसाय था। समस्त भूमि का जो मालिक था वो सम्राट होता था, याद रखना। और भूमि को जो परिवार की संख्या होती थी उसके हिसाब से किसानों को बांटा जाता था, याद रखना। यहां पूरी तरह से नहीं लिख पाया हूं। परिवार की जो संख्या होती है उसके हिसाब से जमीन को बांटा जाता। सही है ना, वैज्ञानिक तरीका है। अगर मान लीजिए एक परिवार, दो परिवार, एक परिवार में 4 आदमी हैं, दूसरे में जो है 20 हैं, तो एक एक ही मान लीजिए मैंने एक परिवार को भी 1 बीघा जमीन दी, दूसरों को भी 1, तो वो तार्किक नहीं हुआ, वैज्ञानिक तरीका नहीं हुआ। तो इसलिए वैज्ञानिक तरीके से वो भूमि का बंटवारा भी करते थे। मुख्य फसल मक्का और आलू थे, याद रखना, मुख्य फसल मक्का और आलू। आज भी अमेरिका की मुख्य फसल मक्का है और आलू है। भाई इन 2 फसलों के बलबूते पर आपकी आदतें देख लेना। मक्का भी जो है वो आता है पैकेट में बंद होकर, आलू भी जो बंद होकर आता है, और उसकी कीमत क्या होती है आपको पता है। वे लामा और अल्पाका ये भार उठाने का काम करते थे। ये लामा है, याद रखना। इस तरह का भेड़ की तरह बहुत बड़ा होता है, और इसके ऊपर इसका हर एक चीज़ को इस्तेमाल करते थे ये लोग, हर एक चीज़ को। मांस भी खाते, दूध भी इसी से ही लेते थे, इसकी खाल का भी इस्तेमाल करते थे। इनके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट था ये लाइफ में। इसके अतिरिक्त तो उस समय जो है वस्त्र उद्योग, मिट्टी के बर्तन बनाने का उद्योग, सोने चांदी और तांबे का आभूषण बनाने का उद्योग, ये सारी चीज़ें उसमें प्रसिद्ध थी और लोग इस व्यवसाय को भी करते थे। क्लियर हो गया जी। तो इस तरह के इनके खेत जो हुआ करते थे, जो उदाहरण, और ये मैंने आपको बताया। अब बात करते हैं
न हुआ, और वो है चिकित्सा विज्ञान में प्रगति। देखिए ये इंपॉर्टेंट है, ये इसी सभ्यता में देखने को मिलता है। उन्होंने दर्द कम करने की अनेक दवाइयों का आविष्कार कर लिया था। याद रखना, दर्द कम हो जाए, आज भी पेन किलर खाते हैं, तो वो पेन किलर का इजाद जो है वो किस में हो गया था, भी इनका सभ्यता में हो गया था। उन्होंने मलेरिया का बुखार उस समय बड़ा इंपॉर्टेंट था और उससे मर जाते थे लोग, तो उसकी दवाई भी उन्होंने आविष्कार। कुनीन क्या होता है? कुनीन का मतलब है कोई ऐसा पदार्थ जो दवाई की तरह इस्तेमाल किया जाता है। और मैं ये भी बता दूं कि ये जो कुनीन जो बनती थी, ये वहाँ पर दक्षिणी जो अमेरिका, वहाँ पर एक पेड़ है जिसका नाम बोलते हैं सिनकोना। ये सिनकोना पेड़ की छाल से जो है ये कुनीन जो है तैयार की जाती थी, ये पदार्थ तैयार किया जाता था, जिससे मलेरिया जो विशेष तरह का बुखार होता था वो टूट जाता था और लोग मरते थे। याद रखना, हमारे यहाँ भारतवर्ष में बहुत इसका प्रकोप रहा है बहुत समय तक। वे हड्डियों और अंगों को जोड़ने में माहिर थे, याद रखना, इसमें भी माहिर थे। चिकित्सा के बारे में पढ़ रहे हैं हम, हड्डियां टूट जाती थी, अंग को जोड़ने में माहिर थे। और सबसे बढ़कर यही नहीं, वही खत्म होता है, दिमाग संबंधी ऑपरेशन सफलतापूर्वक करना भी जानते हैं। भाई कमाल है, कमाल है। हम बात करें 15वीं शताब्दी की भाई, और आज चली है 21वीं शताब्दी, तो सोच सकते हैं कितना डिफरेंस है। 600 वर्षों पहले जो है ऐसा सोचना अपने आप में ये बड़ी बात है। ये सोचना नहीं भाई, करना, दिमाग संबंधी ऑपरेशन। फिर 10वां आता है भाई धर्म। धर्म के बारे में कि धर्म जीवन का मुख्य आधार, उनके जीवन का हर पग में धर्म था, इसलिए वो लोग इतने अच्छे थे। अनेक देवी देवताओं की पूजा करते थे। सूर्य देवता उनका प्रमुख देवता है जटे की तरह, और इसकी स्मृति में भव्य मंदिरों का निर्माण किया गया जहां मृत शासकों को रखा जाता था, जिसकी बात मैं कर चुका था। और वहीं पर उनको जो है उनकी भी पूजा की जाती थी, क्योंकि वो क्या थे, सूर्य देवता के पुत्र समझे जाते थे, तो उनकी भी देवता की तरह उपासना की जाती थी। देवताओं को प्रसन्न करने के लिए पशु बलियां दी जाती थी, जबकि वहां पर नर बलियां दी जाती थी, लेकिन यहां भी दी जाती थी, लेकिन बहुत कम दी जाती थी। और मृत्यु के पश्चात के जीवन में तथा अंधविश्वास में उनका विश्वास था। अरे भारतवर्ष देखें तो आज भी वही स्थिति है, अंधविश्वास की कोई कमी नहीं है। तो चलिए, ये 10 विशेषता हमने पढ़ी, किसके बारे में, इनका सभ्यता के बारे में। अब पढ़ लेते भी इनका पतन। भाई पतन के बारे में जो है मैंने पहले भी आपको बताया था, अताहुआल्पा। ये 1532 ईस्वी में जब गृह युद्ध वहां पर जो है छिड़ा हुआ था। देखिए अताहुआल्पा भी वैसा ही करना चाहता था, कुछ एंजेटे की तरह जो है ना, तो वैसे ही इसने भी किया। 1532 ईस्वी में जब गृह युद्ध हो रहा था, किसके बीच में, वहां का शासक था अताहुआल्पा। अताहुआल्पा और उसका भाई जो था आपस में लड़ रहे थे, गृह घर में ही युद्ध हो रहा था। इससे क्या होता भी, नाश होता संपत्ति का, और सैनिक मारे जाते हैं। इससे शक्ति जो है, सैनिक शक्ति कम हो जाती। बस इसी मौके की तलाश में थे कौन, हम अभी बात करी मैंने अभी, फ्रांसिस्को पिंजारो। तो फ्रांसिस्को पिंजारो को मौका मिला और उन्होंने 1532 ईस्वी में अताहुआल्पा को धोखे से गिरफ्तार किया था, और फिर उन्होंने उसे जो है वो खत्म भी कर दिया। 1533 ईस्वी में हत्या कर दी, और इस प्रकार से पूरे जो इनका साम्राज्य था उस पर अधिकार जमा लिया। क्लियर होगा, इस प्रकार से इसका पतन हुआ। अब पतन के पीछे कारण क्या थे, देखिए पहला कारण 1532 ईस्वी में स्पेनी आक्रमण से पूर्व राजगद्दी के लिए अताहुआल्पा और उसके भाई के बीच में गृह युद्ध। अगर शायद ये गृह युद्ध नहीं हुआ होता तो यहाँ का जो राजा अताहुआल्पा बनता, कोई दूसरा बनता, तो वो ताकतवर होता, तो इसलिए शायद जो है ये हार जाता, है ना। ऐसा हो सकता था कि फ्रांसिस्को पिंजारो जो जीत नहीं पाते। और दूसरा, अताहुआल्पा एक योग्य शासक प्रमाणित न हुए। योग्य शासक, अगर योग्यता होती तो ऐसे इतिहास में बहुत सारे उदाहरण है कि छोटी सी सेना से जो है एक बड़े सेना को पराजित कर दिया, तो कहीं ना कहीं कमी थी। तीसरा आता है फ्रांसिस्को पिंजारो एक अनुभवी सेनापति प्रमाणित। फ्रांसिस्को पिंजारो जो है एक अनुभवी सेनापति प्रमाणित हो, छोटी सी केवल मात्र 100-300 कुछ की सेना से ही उसने भाई हजारों की सेना जो उसके सामने थी। लेकिन यहाँ पर भाई क्या था, यहाँ चालबाजी की गई थी, आपने देखा था, धोखे से पकड़ा गया था अताहुआल्पा को, सीधे सीधे युद्ध नहीं लड़ा गया था। तो इसका मतलब कहाँ, वो एक अनुभवी सेनापति था, उसको मालूम था कि युद्ध कैसे जीता जाए, बड़ी सेना को कैसे खत्म किया जाए, तो ये उसका अनुभव था। चौथा आता है यूरोपियों के आगमन से अनेक बीमारियां फैली। भाई क्योंकि जैसे ही यूरोपीय लोग यहाँ आए, अलग रेसिस का जो यहाँ पर
आना हुआ तो उनके साथ नई बीमारियां भी आई, और इन बीमारियों के कारण जो है बहुत सारे लोग भी मारे गए, और इस प्रकार इस सभ्यता का पतन हुआ। पांचवा होता है इंका सैनिकों की तलवारें और तीर। इनके पास केवल यही थे बचने के लिए, तलवारें और तीर। जबकि जो यूरोपीय लोग आए थे, जो फ्रांसिस्को पिंजारो आया था, उसके साथ क्या थी भाई, बंदूकें थी और तोहफे थी। तो क्या तलवारें और तीर उनका सामना कर सकते थे? बिल्कुल भी नहीं, टिक नहीं सकते थे। इसलिए ये 5 कारण बने उनके पतन के कारण। क्लियर हो गया ना? तो इनका सभ्यता या एंजेटिक सभ्यता को आप पूरी तरह से समझ गए होंगे, ऐसा मैं समझता हूं। और ऐसा अगर हुआ होगा तो आपने लाइक जरूर करना। चलिए बात कर लेते हैं अंतिम जो है लाइन्स की, और ये है अब्राहम लिंकन की लाइनें कि कार्य की अधिकता से उकताने वाले व्यक्ति बहुत हैं ऐसे। अरे यार आज तो बहुत ज़्यादा काम हो गया। तो ऐसे एक व्यक्ति हैं, ये कह रहे हैं कि कार्य की अधिकता से उकताने वाले व्यक्ति कभी कोई बड़ा कार्य नहीं कर सकते। अगर ऐसा होता तो 10,000 कोशिशों के बाद थॉमस एल्वा एडिशन जो है वो बल्ब नहीं बनाते। 10,000 कोशिशें की गई थी, थक जाते, उकता जाते, भाई उकताए नहीं, बढ़ते गए। तो अब्राहम लिंकन की जो बात है वो सत्य प्रमाण होती। तो आप भी इस लाइन्स को हमेशा अपने जहन में रखें, इसी आशा के साथ कि आप मुझे बड़े ध्यान से सुनते, उसका आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।